Hello students, welcome back to our channel Learn and Grow, and today we will discuss the EVS previous year questions of CTET। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया गया है? मैच द फॉलोइंग करेक्टली। एक साइड हमें नेशनल पार्क दिए गए हैं और दूसरे साइड हमें उनका स्टेट्स दिया गया है, हमको उनको करेक्टली मैच करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने सभी नेशनल पार्क और उनके जो स्टेट्स हैं वो कौन से स्टेट में हैं उन सभी को शॉर्ट ट्रिक से याद किया था, जिससे आप बहुत इजीली उनको लर्न कर सकते हैं। आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अपने ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन नंबर ए हमें क्या दिया गया है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। और उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क थे उसके लिए हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या थी? एक उत्तराखंड के क्या हैं? एक राजा हैं। राजा क्या करते हैं? सुबह उठकर गंगा में स्नान करते हैं। उसके बाद वे गार्डन से फूल लेकर आते हैं। फूल लेके क्या करते हैं? वो देवी की पूजा करते हैं, और देवी की पूजा करने के बाद उन्हें कसरत का शौक था तो वो जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं। तो राजा से हो जाता है राजा जी नेशनल पार्क, गंगा से गंगोत्री, फूल से फूलों की घाटी, देवी से नंदा देवी, और जिम से हो जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे सारे नेशनल पार्क कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं, और ये हमारी शॉर्ट ट्रिक। सो ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर क्या होगा? सेकंड, उत्तराखंड। उसके बाद है बी, काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है? असम में है। और असम के लिए क्या थी शॉर्ट ट्रिक? एक असम का क्या है? काजी है। काजी क्या करते रहते हैं? राग गाते रहता है। वो कहता है कि मेरा कोई ना है, मेरा नहीं है कोई भी इस संसार में। तो काजी से काजीरंगा, राग से ओरांग, और नामेरी से क्या हो जाएगा? नमेरी नेशनल पार्क हो जाता है। सो ये तीनों नेशनल पार्क कहाँ के हैं? हमारे असम के हो जाते हैं। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? काजीरंगा कहाँ पे हो जाएगा? असम में। और स्टूडेंट्स याद रखिए, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि एक सींग वाला गैंडा किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो वो सिर्फ कहाँ पे मिलता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं, हमें क्या दिया गया है? रणथंबोर। रणथंबोर पड़ता है हमारा राजस्थान में, और राजस्थान के जो नेशनल पार्क हैं उनके लिए हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या थी? राजस्थान की एक देवी है, देवी ने क्या किया था? रण में, क्योंकि राजस्थान में हमारा क्या मिलता है? रण यानी कि मरुस्थल मिलता है। तो देवी ने रण में एक राक्षस का क्या काट दिया था? सर। उसके बाद उसे वहीं मरुस्थल में फेंक दिया और वापस अपने घर कहाँ पे चली गई? हिल्स में रहने चली गई। तो देवी से हो जाता है केवला देवी, रण से रणथंबोर, सर से सरिस्का, मरु से मरु, एंड हिल्स से हो जाता है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। तो ये 5 नेशनल पार्क कहाँ के हो जाते हैं? हमारे राजस्थान के हो जाते हैं। सो हमारा रणथंबोर कहाँ पे है? राजस्थान में। और बाकी बचा गिर। गिर कहाँ पे हो जाएगा हमारा? गुजरात में। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी? कच्छ के रण में, कहाँ पे? कच्छ के रण में शेर क्या हो गया? शेर गिर गया। शेर क्या हो गया? गिर गया। तो कच्छ का रण ये भी कहाँ पे है हमारा? गुजरात में। और गिर, गिर से बन जाता है गिर नेशनल पार्क। तो ये भी हमारा कहाँ में है? गुजरात में। लेकिन जो ये गिर नेशनल पार्क है ये किसके लिए फेमस है? एशियाई शेर के लिए फेमस है। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गिर वाला कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में, रणथंबोर राजस्थान में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, और काजीरंगा असम में। सो अपने ऑप्शंस चेक करते हैं। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, एंड डी का थर्ड। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है द मुकुल हस्ता मुद्रा। मुकुल हस्त मुद्रा क्या दर्शाती है?
जो सभी उंगलियों को सिर से जोड़कर बनती है। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने आपके लिए पिक्स निकाली हैं। देखिए, जो अगर हम अपने हाथों की फिंगर्स को ऐसे जोड़ लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं ये किसकी शेप बन रही है। ये हमारी एक लोटस की शेप को रिप्रेजेंट करती है। और इसका यूज जो है वो हम किस में करते हैं, योगासन में करते हैं या फिर डांस में करते हैं। तो इस वाली शेप का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, लोटस होता है। और ये जब हम इस शेप को अपने योगासन में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है इसमें हम क्या करते हैं, अपनी एंजाइटी, हमारा स्ट्रेस, उसको रिलीज़ करने के लिए ये वाली शेप यूज़ की जाती है। सो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा, मुकुल हस्त मुद्रा विच ऑफ द फॉर्म्ड ऑन जॉइनिंग ऑल द फिंगर टिप्स डिनोट्स, किसको डिनोट करती है, ये एक लोटस के फ्लावर को यानी कि कमल के फूल को रिप्रेजेंट करती है। सो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट्स। हमें हाथियों के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को छांटना है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा हर एक बार पेपर में रिपीट होता ही है। और इसमें हमें क्या बोला जाता है कि जो हाथी होते हैं उसकी वे बताई जाती हैं क्वालिटीज़। सबसे पहले हाथी कैसा है, एक उष्ण कटिबंधीय जानवर होता है क्योंकि यह गर्मियों में गर्मी वाली जगह पर ही मिलता है। सेकंड, इसके जो कान होते हैं वो किसकी तरह यूज़ किए जाते हैं, एक पंखे की तरह यूज़ करता है। ये अपने कानों को कैसे यूज़ करता है, पंखे की तरह इस्तेमाल करता है। थर्ड, इसे कहाँ पे खेलना पसंद होता है, इसे कीचड़ या मिट्टी में खेलना पसंद होता है। क्यों, क्योंकि ये एक उष्णकटिबंधीय जानवर होता है जिसके कारण जहाँ पे ये मिलता है वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और इसी गर्मी को दूर भगाने के लिए ये क्या करता है, कीचड़ या मिट्टी के पानी में खेलता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, और हाथी के बारे में और क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सेकंड, इसके बाद हमारा है कि जो हाथी होता है, जो हाथी का 3 महीने का बच्चा होता है, हाथी का 3 महीने का बच्चा होता है, उसका वेट जो है वो जनरली 200 kg तक हो जाता है। और हाथी जो है वो इतना बड़ा होता है लेकिन फिर भी हाथी सुस्त नहीं होता है। यह केवल दिन के 5 से 6 घंटे ही सोता है। और जो हाथी का ग्रुप होता है, हाथी जो है वो कैसे दिखते हैं, जनरली ग्रुप में होते हैं, तो उसमें सिर्फ फीमेल और चिल्ड्रंस ही मिलते हैं, उसमें जो है वो मेल एलिफेंट्स नहीं मिलते हैं। और जो ग्रुप में मेल चिल्ड्रन होते हैं, ग्रुप के जो मेल चिल्ड्रन होंगे वे भी क्या करते हैं, वे भी जब वे 15 ईयर्स के हो जाते हैं, 15 से 16 साल के हो जाते हैं, तो वे अपना ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं और अकेले ही रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी सारी एलिफेंट से रिलेटेड जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो अब चेक कर लेते हैं हमें ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है। बिकॉज ऑफ देयर हैवी वेट स्ट्रक्चर एलिफेंट्स लाइक टू डू टेक टू मच रेस्ट। नहीं, एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं, केवल 5 से 6 घंटे ही सोना पसंद करते हैं। सेकंड, इवन 3 months ओल्ड बेबी एलिफेंट जनरली वेट्स 200 किलोग्राम्स। जो हमारा कितना 3 महीने तक का बेबी होता है उसका वेट कितना हो जाता है, 200 किलोग्राम तक हो जाता है। सो ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन सी, दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। यस, उन्हें कीचड़ और पानी के साथ खेलना पसंद होता है। इन एन एलिफेंट हर्ड मेल एंड फीमेल एलिफेंट्स मूव टुगेदर विद देयर चिल्ड्रन। नहीं, उसमें जो है वो फीमेल होते हैं और ओनली चिल्ड्रंस होते हैं, मेल एलिफेंट्स नहीं होते हैं। सो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो हमारे सही ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे सही आंसर हो जाते हैं। सो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। और स्टूडेंट्स, इसमें एक पॉइंट रह गया कि जो ग्रुप की हेड होती है वो कौन होती है, जो एलिफेंट्स का ग्रुप होता है वो ग्रुप की हेड कौन होती है, जो सबसे एज्ड फीमेल
एलिफेंट होती है, सबसे एज्ड की फीमेल एलिफेंट जो होती है वो ही उस ग्रुप की हेड होती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A group of eatable rich iron is, एक ग्रुप ऑफ ईटेबल्स रिच आयरन, यानी कि हमें कुछ खाद्य सामग्रियों का समूह दिया गया है और उसमें हमें ढूंढना है कि उसमें से आयरन वाले ग्रुप्स कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर 1 आंवला। यस, आंवला जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा एनरिच होता है आयरन के लिए। स्पिनाच यानी कि पालक, जो भी हमारी आयरन में क्या होती है, जो भी हमारी ग्रीन वेजिटेबल होती हैं जनरली वो सारी क्या होती हैं, हमारी आयरन से भरपूर होती हैं। तो आंवला भी ग्रीन होता है और पालक भी ग्रीन होता है। सो ये ऑप्शन दोनों हमारे सही हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शंस में हमें दिया गया है। आंवला इसमें भी है, इसमें हमारा आंवला नहीं है तो इसको हम कट कर सकते हैं। आंवला इसमें भी है। और जो ये पत्ता गोभी होती है, पत्ता गोभी इसको हम क्या भी कहते हैं, पत्ता गोभी भी कहते हैं। और पत्ता गोभी भी हमारी एनरिच नहीं होती है आयरन से। तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी हमारा कट जाता है। उसके बाद बचा हमारा क्या होता है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। और दोनों में क्या दिया है, गुड़ तो कॉमन ही है और पालक हमारा होता है। सो हम ऐसे भी एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। और जो हमारा टमाटो होता है वो किससे रिच होता है, टमाटो में हमारा क्या मिलता है, टमाटो में जो है वो हमारे एसिड्स मिलते हैं। कैसे, क्योंकि टमाटो का टेस्ट कैसा होता है, हमारा खट्टा होता है। और जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें जनरली हमारा क्या मिलता है, एसिड मिलते हैं। और जो हमारा जैगरी होता है, जो हमारा स्पिनाच होता है, स्पिनाच यानी कि पालक, तो पालक में हमारा कौन सा एसिड मिलता है, हमारा ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। पालक में भी हमारा कौन सा एसिड मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। लेकिन स्पिनाच जो है वो हमारा आयरन रिच भी होता है। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शंस ऐसे हैं जो आयरन रिच होते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, द मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ केरला कंसिडर्ड हाईली साइंटिफिक इन प्रैक्टिस एज नोन एज, जो केरला के मार्शल आर्ट्स हैं उसके बारे में पूछा गया है कि हमारा केरला का मार्शल आर्ट कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 थय्यम, ऑप्शन नंबर 2 मडिकेट्टू, सी वेलकली एंड ऑप्शन नंबर 4 कलायरू पट्टू। सो स्टूडेंट्स, जो ये तीनों ऊपर के ऑप्शंस दिए गए हैं ये हमारे क्या हैं, केरल की क्या है, डांस फॉर्म है, केरल के डांस फॉर्म है। एंड ऑप्शन नंबर 4 क्या है, हमारा केरल का मार्शल आर्ट है। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 कलायरू पट्टू। और बाकी के 3 ऑप्शंस हमारे क्या हैं, वहाँ की डांस फॉर्म है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following substance would you be able to separate from water by straining with a cloth? हमने क्या किया है, एक वाटर का ऐसे एक हमने बॉक्स लिया है और उसमें क्या भर लिया, अपना वाटर भर लिया। तो ये बोला है हमने इसमें जो है वो कुछ मिक्स किए हैं सब्सटेंस, और आप उसमें से अगर आप इस वाटर को एक कपड़े में से ऐसे छानते हो तो इसमें से कौन कौन से सब्सटेंस इस कपड़े से छन जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 मिल्क एंड सॉल्ट। स्टूडेंट, क्या हम सॉल्ट को अलग या सेपरेट कर सकते हैं? अगर हमने उसे पानी में मिला दिया और दूध को भी पानी में मिला दिया तो हम कभी भी उनको अलग नहीं कर सकते। सो इसके कपड़े के द्वारा हम इनको नहीं छान सकते। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा नहीं होगा। सेकंड, सॉल्ट एंड शुगर। सेम, अगर हमने सॉल्ट और शुगर को उसमें घोल दिया तो हम उनको वापस से कपड़े के द्वारा अलग नहीं कर सकते छान के, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 टर्मरिक पाउडर एंड ऑयल। क्या स्टूडेंट, जब आप टर्मरिक पाउडर पानी में घोल दोगे तो क्या आप उसको अलग कर पाओगे? नहीं, हम उसको भी अलग नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद बचा चॉक पाउडर एंड सैंड। यस, हमारे जो चॉक पाउडर होता है अगर हमने उसको पानी में मिला भी दिया तो वो क्या होएगा, वो थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाता है वैसे भी। और हमारा सैंड भी क्या हो जाएगा, जब हम उसको ऐसे मिक्स करेंगे इसमें तो वो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाता है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, चॉक पाउडर एंड
रेत। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चॉक पाउडर एंड रेत को हम कपड़े के द्वारा भी छानकर अलग कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following groups is made up of the same common ingredient? कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने की सामग्री से बना हुआ है? इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 हमें क्या दिया गया है, डोसा, पुलाव एंड खीर। डोसा भी किससे बनता है, हमारा दाल और चावल से बनता है। पुलाव किससे बनता है, हमारा चावल से बनता है, चावल के ही हम पुलाव बनाते हैं। और खीर भी किससे बनती है, हमारी चावल से बनती है। ऑप्शन नंबर 1 का जो कॉमन इंग्रेडिएंट है वो क्या है, सभी में चावल हैं। अभी हम अपने बाकी के ऑप्शंस चेक करते हैं। चपाती, चपाती हम किससे बनाएंगे, आटे से बनाएंगे, यानी कि हमें गेहूं चाहिए। दाल किससे बनाएंगे, दाल तो हमारी दाल ही होगी। और सलाद में हम क्या काट सकते हैं, हम वेजेस भी काट सकते हैं और हमारे फ्रूट्स भी काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में हमारे सारे इंग्रेडिएंट अलग अलग हैं। ऑप्शन नंबर 3 हलवा, जनरली हम हलवा किसका बनाते हैं, या तो सूजी का बनाते हैं या फिर मूंग की दाल का बनाते हैं। बिरयानी किसकी बनेगी, चावल की। और जेली, जेली जो है वो हम किसी भी फ्रूट की बना लेते हैं। जेली किसकी बनेगी, हमारी फ्रूट्स की। तो ऑप्शन नंबर सी में भी हमारे सारे इंग्रेडिएंट अलग अलग हैं। ऑप्शन नंबर 4 अचार, जनरली हम किसका डालते हैं, कैरी या फिर आम का डालते हैं। इडली किसकी बनती है, इडली जनरली सूजी या चावल की बनती है। और हलवा किसका बनेगा, हलवा भी जो है वो हमारा सूजी का बनता है या फिर दाल का बनाते हैं। या फिर हम किसका भी हलवा बनाते हैं, गाजर का भी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में भी हमारे सारे इंग्रेडिएंट अलग अलग हैं। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, जिसका कॉमन इंग्रेडिएंट क्या है, चावल। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें क्या दिया गया है, If a farmer grows paddy crops over and over again in his field using excesses of fertilizers and pesticides, then this practice will make the soil of his field. देखिए स्टूडेंट्स, क्या बोला गया है कि एक फार्मर है और उसका एक फील्ड है। तो वो इस फील्ड में क्या करता है, एक ही खेती को, मान लिया वो किसकी खेती कर रहा है, गेहूं की खेती कर रहा है। तो वो इस गेहूं की खेती को ही बार बार सेम प्रोसेस से अपने खेत में उगाता है। क्या उगाता है, वो सिर्फ गेहूं उगा रहा है। और वो किसका यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा किसका, बार बार कीटनाशकों का और उर्वरकों का यूज़ करता है। तो उसकी खेती क्या होगी। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा क्रॉप साइकिल से है। क्रॉप साइकिल क्या होती है, फसल चक्र, जिसमें क्या बोला जाता है कि हमें जो है वो अपने खेत में फसलों को ऐसे उगाना चाहिए कि हम टाइम टू टाइम उसमें डिफरेंट फसलें उगाते रहें, जिससे क्या है, हमारी मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बने रहे। कुछ टाइम हमें 1-2 साल हमने क्या किया, गेहूं की उगाई, लेकिन उसके साथ में ही जैसे हमें क्या करना चाहिए, साथ में ही हमें वहाँ पे फसल में क्या उगा लेनी चाहिए, सब्जियां उगा लेनी चाहिए थोड़ी बहुत, जिससे जो है वो हमारा जो फसल की सोइल है, सोइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बरकरार रहेंगे। जैसे अगर हमने 2 साल गेहूं या उसकी धान की खेती उगाई, गेहूं की उगाई या धान की उगाई, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, 1 साल दाल की खेती करनी चाहिए। क्योंकि दाल की खेती करने से हमारा क्या होता है, फसल में जो हमारी सोइल होती है, सोइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि उसमें मिलने वाले खनिज हो गए, पोटेशियम हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सब जो हैं वो उसमें वापस से इंक्रीज़ हो जाते हैं। और दाल वाली फसलें तो फेमस ही हैं किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। यानी कि ये क्या करती हैं, सोइल में नाइट्रोजन को फिक्स कर देती हैं। और नाइट्रोजन जो है वो हमारा प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसी
को हम क्या कहते हैं, फसल चक्र या क्रॉप साइकिल कहते हैं। यानी कि हमें एक साइकिल में चलते हुए क्रॉप्स को उगाना चाहिए, हमें केवल एक ही तरह की फसलें नहीं उगानी चाहिए। उसका क्या कारण है, अगर हम एक ही तरह की फसलें उगाते रहते हैं तो हमारे सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे और सॉइल कैसी हो जाती है, हमारी बैरन या फिर बंजर हो जाती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, टू रिटेन न्यूट्रिएंट्स इन फूड बिफोर ईटिंग वन शुड मेक श्योर टू। हमें कुछ पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें आवश्यकली क्या कर लेना चाहिए, फसलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना। स्टूडेंट्स नहीं, हमें ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो फसल और सब्जियां होती हैं इसमें क्या मिलते हैं, जनरली विटामिन्स मिलते हैं। जैसे कि कैरेट होता है तो कैरेट में हमारा कौन सा, विटामिन ए मिलता है और हमारे अदर विटामिन्स भी मिलते हैं। तो जब हम काटने के बाद इन सब्जियों को पानी में धोते हैं तो क्या होता है, काटने के बाद छिलका तो निकल जाता है, तो इनके विटामिन्स जो हैं वो इस पानी में घुल जाते हैं और हम क्या करते हैं, इन विटामिन्स को बाहर ऐसे ही सिंक में डाल देते हैं, क्योंकि हम पानी तो निकाल देते हैं सब्जियों का, तो हमारे विटामिन्स क्या हुए, ऐसे ही वेस्ट हो गए सिंक में जाके। तो इसलिए हमें सब्जियों को काटने के बाद नहीं, काटने से पहले धोना चाहिए। सो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। भोजन को अधिक देर तक पकाना, हमें ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी हमारे जो है वो सब्जियों के या भोजन के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। चावल और अनाज को बहुत सारे पानी से धोना चाहिए। यस स्टूडेंट्स, हमें ये करना चाहिए, क्योंकि जनरली चावल और अनाज जो है वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या लगी रहती है, एक तो मिट्टी होती है, धूल मिट्टी, इनके साथ में जो है वो कंकड़ भी मिलते हैं। तो जब हम इनको पानी से धोएंगे तो क्या होगा, इनकी अशुद्धियाँ निकल जाती हैं, यानी कि इनके अंदर जो भी मिट्टी कंकड़ पत्थर होंगे वे निकल जाते हैं। और सेकेंडली क्या होता है, चावल और अनाज में हमारा क्या मिलता है, मांड मिलता है, क्योंकि चावलों से हमारा क्या मिलता है, मांड मिलता है, और अनाज में भी जो है वो हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा मांड होता है, जिससे जो है वो पानी से अगर हम इनको धोते हैं तो ये एक्सेस अमाउंट जो है वो उसकी पानी के साथ ही बह जाती है, जिसके कारण जो है वो हमें शुगर जैसी बीमारियां भी नहीं होती हैं, क्योंकि चावल से क्या होती है, शुगर की बीमारी हो जाती है। चलिए चलते, ऑप्शन नंबर 4 हमें क्या दिया गया है, कुक द राइस और सीरियल्स इन द वाटर इन विच दे आर सोक्ड। क्या हम जब भी चावल को पकाते हैं तो पहले हम उसे एक पानी में भिगो के रखते हैं और वो पानी हम क्या कर देते हैं, बहा देते हैं, उसे हम काफ़ी अच्छे से धोते हैं, क्योंकि उस पानी में जो है वो बहुत सारी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What should a person diagnosed with anemia be advised to eat or drink? यदि एक व्यक्ति को रक्तहीनता, एनीमिया क्या होती है, जब हमारे ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी को ही क्या कहते हैं हम, एनीमिया कहते हैं। तो रक्तहीनता में उस व्यक्ति को क्या खाने की सलाह दी जाएगी, ए बीटरूट का रस एंड स्पिनाच। हमने क्या पढ़ा था अभी, स्पिनाच यानी कि पालक, ये किससे रिच होता है, Fe। और जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में भी कौन सी मेटल मिलती है, हमारी Fe यानी कि आयरन मिलती है, तो इसलिए स्पिनाच तो हमारा सही आंसर है। और बीटरूट, बीटरूट का आपने सुना ही होगा कि बीटरूट खाने से यानी कि चुकंदर खाने से हमारा ब्लड बढ़ता है, क्योंकि ये भी Fe रिच होता है, इसमें भी बहुत अधिक अमाउंट में हमारा क्या मिलता है, आयरन मिलता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, पोमेग्रेनेट जूस, अनार का रस और दूध से बने पदार्थ। इसमें अनार का रस तो सही है, लेकिन दूध से बने पदार्थ नहीं होता है। इससे हमें क्या मिलता है, दूध में हमारा होता है प्रोटीन, और वो भी कौन सा प्रोटीन होता है,
कैसीन प्रोटीन मिलता है। दूध में हमारा कौन सा प्रोटीन मिलता है? कैसीन प्रोटीन मिलता है। इसलिए दूध से बने पदार्थ हमें प्रोटीन की कमी होने पर लेने चाहिए। नेक्स्ट, नींबू पानी और जेली। ये तो हमारे जनरल कॉमन चीज़ है, जिसमें हम नींबू पानी कब पीते हैं? जब हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो हम नींबू पानी पीते हैं जनरली। और जेली तो नॉर्मली हम क्या खाते हैं? एज ए फ्रूट, जब हम जिसको हम स्टोर करके रख लेते हैं तो वो क्या हो जाती है? हमारी जेली हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4, कुकुम्बर एंड टमाटो सूप। कुकुम्बर में क्या मिलता है? एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारा क्या होता है? उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर होता है, इसीलिए हमारे शरीर में अगर पानी की कमी हो जाती है तो हमें अधिक कुकुम्बर यानी कि खीरा खाना चाहिए। और टमाटो सूप में हमें क्या मिलता है? हमें एसिड मिलता है, यानी कि ये हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं, इसीलिए जब हमारे शरीर में एसिड की कमी हो तो हमें क्या करना चाहिए? टमाटो सूप पीना चाहिए। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, बीटरूट का जूस एंड स्पिनाच। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। सो स्टूडेंट्स, हाँ ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।